हेलो दोस्तों, देखिए आज हम क्लास 7th पार्ट 3 जो कि ऊष्मा पाठ है उसके बारे में हम जानकारी लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि ऊष्मा की कहते किसे हैं। तो ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। देखिए, ऊष्मा भी ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। यदि किसी वस्तु को छूते हैं तो गर्म लगता है, मतलब उसमें ऊष्मा है। ठंडी है, मतलब उसमें भी कुछ ऊष्मा है। ऊष्मा क्या, ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें छू कर पता लगता है कि ऊष्मा कोई वस्तु गर्म है या ठंडे है। कोई वस्तु गर्म है या ठंडा है, ऊष्मा से ही पता चलता है। ठीक है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक का इसका पूरा नाम हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रति, और ये प्रति सीजीएस, और ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, एसआई का सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, लेकिन ऊष्मा का जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक वो होता है कैलोरी। ठीक है। अब देखिए, कैलोरी और जूल में संबंध क्या होता है। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ठीक है, 4.186 जूल करेक्ट होता है। इसी को लगभग में 4.2 जूल मान लिया जाता है। ठीक है। अब देखिए, एस आई का पूरा नाम क्या होगा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, फुल फॉर्म। ठीक है। और ये जो सीजीएस पत्ती है इसका जो फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पत्ती। ठीक है। अब देखिए, ऊष्मा का स्थानांतरण आखिर किधर से किधर होता है। तो देखिए, ऊष्मा का स्थानांतरण सदैव गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर होता है। मतलब कोई, मान लीजिए कि कोई वस्तु गर्म है, उससे किसी वस्तु को सटा देते हैं, तो ऊष्मा का स्थान सदैव गर्म सिरे से ठंडे सिरे को, मतलब ये ठंडा है उधर होगा, गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर होता है। ठीक है। अब देखिए, चाय के कप में डाली गई चम्मच, जैसे चाय, गर्म चाय रखे हैं उसमें चम्मच डाल दिए, तो चाय तो गर्म है, लेकिन चम्मच क्या है, ठंडा है। तो जब चम्मच उसमें डाल देंगे तो उसके चाय में जब चम्मच जाएगा तो उसी से ऊष्मा ऊपर आने लगेगी और गर्म सिरा से ठंडा सिरा की ओर आएगी और पूरा चम्मच गर्म हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, किसी वस्तु की ऊष्मा की माप उसके ताप से की जाती है। किसी वस्तु में कितनी ऊष्मा है इसकी माप किससे करते हैं, हम ताप से करते हैं। ताप का मात्रक क्या होता है, अगर पूछ लिया जाए तो ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। अब देखिए, अगर कोई पूछे कि ताप मापी किसे कहते हैं, ताप मापी या थर्मामीटर, ठीक है, एक ही चीज होता है। तो ताप मापी किसे कहता है, अगर कोई पूछ देता है तो बता दीजिएगा कि ताप मापने में उपयोग किए जाने वाले यंत्र को ताप मापी या थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है। ताप मापने के लिए, ताप मापने में हम जो प्रयोग करेंगे यंत्र, उस यंत्र को क्या बोलते हैं, ताप मापी यंत्र या थर्मामीटर। ठीक है। ताप मापने में प्रयोग होने वाले यंत्र को तापमापी यंत्र या थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, डिग्री एफ रहेगा मतलब इसको फ़ारेनहाइट बोलेंगे, और डिग्री सेल्सियस में रहेगा मतलब इसको सेल्सियस बोलेंगे। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। देखिए, इसका काम आएगा। देखिए, थर्मामीटर में पारा भरा होता है। थर्मामीटर जो होता है उसमें क्या भरा होता है, कौन सा जिससे तत्व भरा होता है, तो पारा। क्वेश्चन आता है कि थर्मामीटर में क्या भरा होता है, तो पारा। ठीक है। अब देखिए, पारा, थर्मामीटर भी दो प्रकार, एगो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है और एगो प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो ये डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। इस डिग्री सेल्सियस के माप को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, 35 को तो 94 डिग्री हो जाएगा, और 42 डिग्री सेल्सियस को बदलेंगे तो आ जाएगा 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को हम माप सकते हैं। इसी में बुखार मापा जाता है। तो डॉक्टर साहब बोलेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है, तो 102 है, 103, 103 तो हाई लेवल हो जाता है। इस तरह 98 रहता है। मनुष्य के शरीर का तापमान है, देखिए नीचे लिखे भी हैं, मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर ये इससे कम हो गया तो ठंडा आपको लगेगा, और जब इससे अधिक होगा 98 से फ़ारेनहाइट में तो आपको
आपका शरीर गर्म हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, तब डॉक्टर साहब कहेंगे कि बुखार हो गया है। अगर ये 100 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसी को शरीर का सामान्य तापमान अगर पूछेगा कितना होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब देखिए प्रयोगशाला थर्मामीटर, बोले थे ना कि थर्मामीटर दो प्रकार का होता है, एक डॉक्टरी थर्मामीटर और दूसरा प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकता है, ठीक है। इसका रेंज है परिसर। परिसर क्या होता है? उच्च सीमा और निम्न सीमा। तो देखिए प्रयोगशाला जो थर्मामीटर होता है ये 10 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं मापेगा। 10 डिग्री सेल्सियस से 11, 12, 13 होते हैं 110 तक। 110 से अगर ऊपर ताप हो गया तो उसको भी नहीं मापेगा, ठीक है। अब देखिए इसी में क्वेश्चन आता है कि चालक पदार्थ किसे कहते हैं, कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए अगर आ जाए प्रश्न कि चालक पदार्थ किसे कहते हैं, तो जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। जैसे जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, कोई भी पदार्थ अगर ऊष्मा को अपने एक सिरे से होकर दूसरे सिरे तक जाने देता है तो उसे ऊष्मा का चालक कहेंगे, और जो नहीं ले जाने देता उसे कुचालक कहेंगे। तो देखिए सभी जो धातु होते हैं ऊष्मा का चालक होते हैं। एक पारा अपवाद है जो कि धातु है लेकिन जाने नहीं देता है, तो ये सब आगे क्लास में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए कुचालक, और प्रश्न पूछा जाता है कि कुचालक किसे कहते हैं, तो जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे देखिए प्लास्टिक, लकड़ी, कांच। प्लास्टिक, लकड़ी, कांच ये ऊष्मा को अपने से होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाने देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में प्रश्न आता है कि वाष्पन किसे कहते हैं। तो अगर आप लोग जानते हैं कि जब जल को गर्म हम करते हैं तो जल वाष्प बनकर मतलब भाप बन के ऊपर उठता है। जैसे जब घर में देखे होंगे कि माताएं खाना बनाती है तो जब पानी को रख के और गर्म किया जाता है तो ऊपर पानी, जब जो प्लेट ले ढका होता है उस प्लेट को हटाएंगे तो देखेंगे कि उसमें पानी आके ऊपर सटा होता है भाप के रूप में। तो जब जल को वाष्प के रूप में जल को गर्म करते हैं तो जल वाष्प के रूप में ऊपर उठता है, गर्म होकर ऊपर उठता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहती है? वाष्पन कहलाती है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते, देखिए अगर पूछा जाए कि संवहन किसे कहते हैं, संवहन, तो देखिए क्या बोलेंगे। जब जल को गर्म करते हैं, जब जल को गर्म करते हैं जब जल को गर्म करते हैं तो लौ के पास का जल गर्म होकर ऊपर उठता है। मान लीजिए आग, नीचे से आग जल रहा है तो जहाँ एकदम उसका लौ सीधा लग रहा है वहाँ का जल सबसे पहले गर्म होगा। तो जब जल को गर्म करते हैं तो लौ के पास का जल गर्म होकर ऊपर उठता है और फिर आसपास का ठंडा जल उसके स्थान पर आ जाता है। गर्म होकर जब जल ऊपर उठ जाता है तो आसपास का जो ठंडा जल होता है उसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि बर्तन का पूरा जल खत्म ना हो जाए। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है। मान लीजिए गर्म हुआ, फिर ठंडा जल आया, फिर वो गर्म हुआ, फिर ठंडा आया, फिर गर्म हुआ, फिर ठंडा आया। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि बर्तन का पूरा जल खत्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संवहन। ऊष्मा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को ही संवहन बोला जाता है, ठीक है। सूर्य, देखिए सूर्य से ऊष्मा हमें किस विधि द्वारा प्राप्त होती है। अगर प्रश्न आएगा कि सूर्य से हमें ऊष्मा किस विधि द्वारा प्राप्त होती है तो क्या बोलेंगे? विकिरण विधि। सूर्य से ऊष्मा हमें किस विधि द्वारा प्राप्त होती है तो विकिरण विधि द्वारा, ठीक है। अब देखिए अगर प्रश्न आता है कि समुद्री समीर किसे कहते हैं, इसमें दो प्रश्न आएगा, समुद्री समीर और थल समीर। तो देखिए जो हवा, समीर मतलब होता है हवा, तो समुद्र से बहने वाली हवा को समुद्री समीर और स्थल की ओर से बहने वाली हवा को थल समीर कहते हैं। तो देखिए समुद्र की ओर से आने वाली हवा को समुद्री समीर कहते हैं। स्थल की ओर से मतलब समुद्र की ओर से आने वाली हवा को समुद्री समीर कहते हैं, और स्थल की ओर से समुद्र की ओर से आने वाली हवा को समुद्री समीर कहते हैं, और स्थल की ओर से
समुद्र की ओर बहने वाली हवा को थल समीर कहते हैं। अब देखिए प्रश्न आएगा अगर कि गर्मी में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, ठंडी में कैसे कपड़े पहनते हैं, तो देखिए गहरे रंग के कपड़े ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। जो गहरा रंग से चटक लाल, चटक हरा, चटक ब्लू, चटक आदि नहीं कहते हैं गाँव में, तो इससे तो गहरे रंग के कपड़े ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, इसलिए इनका उपयोग हम ठंडी के दिनों में करते हैं। काला रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है, मतलब सोख लेता है, ठीक है। तो गहरे रंग के कपड़े ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए इनका उपयोग हम ठंडी के दिनों में करते हैं। और देखिए सफ़ेद रंग या हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरण को परावर्तित कर देते हैं। सफ़ेद रंग या हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरण को क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं, इसलिए इनका उपयोग हम गर्मी के दिनों में करते हैं। सफ़ेद रंग के या हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरण को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए इनका उपयोग हम गर्मी के दिनों में करते हैं, ताकि हमें अधिक गर्मी ना लगे। प्रकाश आएगा, परावर्तित हो जाएगा तो हमें कम गर्मी लगेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि समुद्री समीर दिन में चलता है कि रात में चलता है, और ये जो होता है थल समीरी कब चलता है। तो देखिए समुद्री समीर जो होता है वो दिन में चलता है, क्योंकि जब प्रकाश पड़ेगा तो समुद्र पे भी पड़ेगा प्रकाश और स्थल पे भी, तो स्थल की अपेक्षा समुद्र शीघ्र गर्म हो जाता है, ठीक है। और जब गर्म हो जाता है तो वहाँ से जल ऊपर उठने लगता है, तो स्थल की हवाएं उसकी हवाएं जो होती है वहाँ समुद्र के पास की, वो ऊपर उठने लगती है, तो उन हवाओं का जगह खाली हो जाता है, तो वहाँ स्थल की ओर से हवाएं चलने लगती है। तो स्थल समीर कब चलता है, दिन में चलता है, समुद्री समीर दिन में चलता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न आएगा कि थल समीर कब चलता है। तो थल समीर रात में बहती है। कब बहती है, रात में, क्योंकि जल स्थल की अपेक्षा अधिक धीमी गति से ठंडा होता है। जल जो होता है स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। देखिए मान लीजिए थल क्या हुआ, थल मतलब स्थल हम लोग का जमीन, तो सूर्य का प्रकाश दोनों गर्म हो गया, तो सबसे पहले गर्म कौन होता है, सबसे पहले स्थल गर्म हो जाता है और ठंडा होने में बहुत समय लगता है। तो प्रकाश आया, स्थल गर्म हो गया, और समुद्री जल जो है वो गर्म होने में समय लगेगा, तो स्थल गर्म हो गया, तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठने लगी, तो इन हवाओं के खाली स्थान को समुद्र की हवाएं आकर भरती है। तो समुद्र की हवाएं आएगी तो समुद्री समीर कब आता है, दिन में। और जब रात में जब सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाता है तो स्थल तो तुरंत ठंडा हो गया, ठीक है, और समुद्री जल धीरे धीरे ठंडा होगा, तो समुद्री धीरे धीरे ठंडा होगा और स्थल ठंडा हो चुका है, तो वहाँ की हवाएं तो अभी गर्म है, समुद्र के पास की हवाएं, तो वह हवाएं ऊपर उठेगी, तो उनकी अपेक्षा स्थल की हवाएं ठंडी है थल की, तो इसलिए ये हवाएं समुद्र की ओर बहेगी, तो इन हवाओं को थल समीर कहते हैं। तो थल समीर कब बताएं, रात में, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।